नमस्कार। सेठ श्री सूरज मलतापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 के लिए संस्कृत विषय का ये आपका पाठ्यक्रम चल रहा है। तो संस्कृत विषय पढ़ने के लिए जब हम संस्कृत पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले हमें संस्कृत की नींव अर्थात स्वर व्यंजनों को जानना जरूरी है। पाणिनिकृत संस्कृत व्याकरण में सबसे पहले अगर कोई चीज है तो वो है स्वर व्यंजन, और स्वर व्यंजन जो है उनको माहेश्वरी सूत्रों के नाम से जानते हैं। माहेश्वरी सूत्र क्या है? ये माहेश्वरी सूत्र आपके सामने लिखे हुए हैं। और ये माहेश्वरी सूत्र इनको क्यों कहा गया? क्योंकि जब शिव ने, जो भगवान शंकर हैं, उन्होंने जब अपना डमरू बजाया, नृत्य करते हुए जब उन्होंने डमरू बजाया तो उस डमरू में से 14 ध्वनियां निकली। ध्वनि जब निकली, डमरू बजाते हैं उससे ध्वनियां निकलती है, तो वैसे 14 ध्वनि निकली और उस 14 ध्वनियों को पाणिनि ने लिख डाली। और वो ध्वनियां क्या थी? माहेश्वरी सूत्र। माहेश्वर, माहेश्वर अर्थात शिव के द्वारा निकले गए सूत्र जो हैं उन्हें कह दिया माहेश्वरी सूत्र। अब माहेश्वरी सूत्र कितने हैं? 14 माहेश्वरी सूत्र हैं। और 14 कौन कौन से हैं? ऐ उण रे ऋग ए ओम ऐ औच हय वरट लन यम गण नम झब य घड़ धश जब गड़ दश ख प छट थ चट त व कप य स स सर हल। इस प्रकार से इनका उच्चारण आपको करना आना चाहिए। जो माहेश्वरी सूत्र हैं इनका सबसे पहली चीज है इनका उच्चारण करना। तो इनका उच्चारण एक बार मैं वापस करके बता रहा हूं, आप आराम से एक एक का उच्चारण करना देखें। ऐ उण अ इ उण ऐ उण रि ऋक ए ओम ऐ औच हय हय वरट लण यम गण नम झब य यम गण नम झब य घड़ धश जब गड़ दश ख फ छ ठ च ट त व कप य स स सर हल। ये हैं आपके 14 माहेश्वरी सूत्र। अब हमें तो चाहिए स्वर और व्यंजन। इन सूत्रों का हम क्या करेंगे? हमें जरूरत किसके? स्वर और व्यंजनों की। अब स्वर और व्यंजन कैसे मिलेंगे? तो ये स्वर व्यंजन हमें इनसे ही मिलेंगे। संस्कृत में स्वरों को कहते हैं अच। स्वरों को क्या कहते हैं? अच। और व्यंजनों को क्या कहते हैं? हल। तो दो चीज हमें याद रखनी है। स्वर, स्वर को क्या बोलते हैं? अच। और व्यंजनों को बोलते हैं हल। अब अच क्यों बोलते हैं, हल क्यों बोलते हैं? देखिए, पहले जो 4 सूत्र हैं, पहले 4 सूत्र आपके क्या हैं? स्वर विधायक सूत्र। आपको क्या लिखना है? प्रथम 4 सूत्र क्या है आपके? स्वर विधायक सूत्र, जिनसे कि आपके स्वर बनते हैं। वो 4 सूत्र कौन कौन से हैं? अ इ उण रि ऋग ए ओम ऐ औच। ये क्या है आपके 4 स्वर विधायक सूत्र, जिनसे कि आपके स्वर बनते हैं। अब स्वर बनने में आपको कैसे बनाने हैं? इन जितने भी सूत्र यहाँ आपके सामने लिखे हुए हैं, सभी सूत्रों का जो अंतिम वर्ण है वो हलंत है। आप लोग देखेंगे तो जितने भी सूत्र आपके लिखे हैं, हर सूत्र के अंत वाला जो वर्ण, मतलब लास्ट वाला जो वर्ण है, उसको क्या किया हुआ है? हलंत। अब हलंत किसे कहते हैं? हलंत का मतलब होता है आधा वर्ण। कौन सा वर्ण? आधा वर्ण जो है उसको क्या बोलते हैं? हलंत। और इस हलंत की गिनती नहीं की जाती। हलंत को हम जो स्वर व्यंजन है इनमें गिनती नहीं करेंगे किसी भी की। जितने भी सूत्र के अंत में ये आ रहा है, हलंत का मतलब शब्द लिखेंगे और उस शब्द के बाद, जैसे कि ये शब्द है और इसके नीचे ये आड़ा कर दिया, उसे क्या बोल देंगे हम? हलंत वर्ण। क्योंकि ये पूरा म होता है और म के अंदर म पूरा है, इस म में से हलंत म प्लस अ, ऐसा ये म बनेगा। तो ये क्या है? आधा म, और आधा म में अ लगाने से क्या हो जाएगा? पूरा। तो ये हो जाएगा आपका हलंत। तो जितने भी आपके सूत्र में हलंत हैं, उन हलंत की गिनती हम नहीं करेंगे। हमें क्या चाहिए? केवल स्वर और व्यंजन। प्रथम 4 सूत्र के पहले बात करें तो प्रथम 4 सूत्र में हमें क्या चाहिए? स्वर। तो आप गिनती करेंगे लेकिन इनको छोड़ करके। तो देखिए, अ इ उ रि ऋग रि ऋ
ए ओ आई औ, ठीक है, ये हमने गिनती की। स्वर कितने होते हैं ये भी हमें यही बताएगा, आपको पुस्तक से नहीं, मेरे कहने से नहीं, किसी और के बताने से नहीं, आपको यहाँ जो लिखा हुआ है ये स्वयं ही अपने आप में प्रमाण है और इस प्रमाण को ही हमें प्रमाण मानना है। हो सकता है आपने पिछली कक्षाओं में हिंदी की किताब पढ़ी हो तो हिंदी में आपने स्वर 11 या 13 पढ़े हों, लेकिन हम स्वर कितने मानेंगे, जो यहाँ लिखे हुए हैं उनको स्वर मानेंगे। इसके बाद में आपके एक प्रश्न आएगा, उस प्रश्न के बारे में बाद में बताऊंगा। पहले स्वर की गिनती गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्वर कितने हुए, 9 स्वर हुए। तो हमें मूल रूप से स्वर कितने मानने हैं, 9 स्वर मानने हैं। कौन कौन से, अ ई उ री री ए ओ आई औ। इनको मैं आपके लिए अलग से लिख देता हूं। यहां आपके लिखे स्वर अ ई उ और री री ए आई ओ और अंत में आप क्या जाएगा औ। देखिए ओ औ, यहां तक के लिखे। इसमें जितने भी आपके वर्ड में जो अंत में दिया हुआ उनको हमने नहीं लिखा और उनके पहले हमने गिन लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 स्वर आपके सामने यहाँ पर हैं। तो ये 9 स्वर जो हैं इन, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो आपने अ लिखा है लेकिन एक स्वर आ भी होता है। आपने यहाँ पर लिखा ई, लेकिन एक बड़ी ई भी होता है। यहाँ पर आपने लिखा उ, एक बड़ा उ भी होता है। तो वो उसी तरह से उनको तो यहाँ पर नहीं लिखा, तो फिर ये स्वर पूरे कैसे हुए। तो देखिए, जैसे घर में 2 लोग होते हैं, 2 भाई हैं, तो दोनों की एक ही जाति होगी ना, एक है सब ये ब्राह्मण हो जाएगा और एक जाट या कोई और हो जाएगा, एक ही समान के होंगे ना। तो उसी प्रकार से एक परिवार के अगर 2 लोग हैं तो उनकी गिनती एक में कर ली जाएगी। परिवार में अगर किसी को निमंत्रण देना है तो पिताजी को बोलते हैं कि आपको जीवने के लिए आना है, तो पूरे परिवार का निमंत्रण होगा सपरिवार बोलने से। अब ये थोड़ी होगा अलग अलग को बोला जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक को बोलने से दूसरे का समावेश अपने आप ही हो जाएगा। तो जो 4 वर्ण और बचते हैं कौन कौन से, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और ये री जो है इसका भी एक दीर्घ बनता है, ये ऐसा होगा, ठीक है। तो आ ई उ और री। अब हमने इनको छोटा किया है, इनको बड़ा किया, ये हम कैसे पहचाने कि ये छोटे हैं ये बड़े हैं। तो देखो, वर्ण में जहां पर बोलने में समय कम लगे उसे हम कहते हैं ह्रस्व वर्ण। 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। हमारे सिलेबस के अनुसार ह्रस्व और दीर्घ स्वर ही चलते हैं। तो ह्रस्व का मतलब छोटा, जिसको बोलने में समय कम लगे वो क्या होंगे, ह्रस्व वर्ण। और जिसको बोलने में समय ज्यादा लगे उसे हम कहेंगे दीर्घ वर्ण। बोलने में कैसे, आप बोल के देखेंगे अ, तो अ बोला और आ को बोलने में ज्यादा समय लग रहा है तो वो हो जाएगा आपका दीर्घ वर्ण। और आ को बोलने में कम समय लग रहा है तो वो हो जाएगा आपका ह्रस्व वर्ण। ऐसे ही कहा ई, ह्रस्व इकार, ई, बड़ी ई, तो ह्रस्व ई और दीर्घ ई। दीर्घ ई को बोलेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, तो ई, ह्रस्व ई। तो रवि, छोटी ई की मात्रा है, नदी, बड़ी ई की मात्रा आएगी। तो रवि और नदी, नदी नहीं बोलते, नदी ऐसा बोला जाता है। तो उसमें ह्रस्व इकार और दीर्घ इकार, अर्थात जहां बोलने का समय कम वो ह्रस्व ई और जहां बोलने में समय ज्यादा वो दीर्घ ई। ऐसे ही उ, उ मतलब छोटा उ और बड़ा उ, तो बड़ा उ क्या बोलेंगे, दीर्घ उ, उ, दोनों में समय का अंतर आएगा तो इसलिए ह्रस्व और दीर्घ। ऐसे ही ए, ये री, और नीचे वाला जो दूसरा होगा उसको री, री, री। और ऐसे री, री जो है ये ह्रस्व है, ये जो है ह्रस्व है। बाद में ए, आई, ओ, औ, ये अलग है।
आपके ह्रस्व स्वर पूछे जाएंगे कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो ह्रस्व स्वर 5 होते हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ, री, री। यहाँ तक के 5 स्वर आपके कौन से होंगे? ह्रस्व स्वर। आप लोग इनको नोट कर लेना कि ह्रस्व स्वर आपके कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री, री। अब ह्रस्व लिखना नहीं आता तो ह्रस्व लिखने के लिए क्या करेंगे? जो आपका ह में से र निकला, आधा स और ह्रस्व, ये हो जाएगा ह्रस्व और ये हो जाएगा आपका दीर्घ। तो ह्रस्व स्वर के लिए कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री और री। और दीर्घ में कौन कौन से आएंगे? आ, ई, उ और री। तो आपके ह्रस्व स्वर होंगे 5। ह्रस्व स्वर 5 कौन कौन से होंगे? अ, ई, उ, री और री। ये 5 आपके ह्रस्व स्वर होंगे। और दीर्घ स्वर कौन कौन से होंगे? आ, ई, उ और री। ये 4 आपके दीर्घ स्वर होंगे। इसके बाद में आप 4 स्वर और लिख लेना। संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में आ जाएगा आपका ए, आई, ओ और औ। ओ, औ, ये 4 आपके संयुक्त स्वर हो जाएंगे। देखिए ह्रस्व स्वर 5 होंगे, दीर्घ स्वर आपके 4 होंगे और संयुक्त स्वर आपके 4 होंगे। तो आप गिनती करेंगे तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। जो आप लोगों ने अगर हिंदी में 13 स्वर पढ़े होंगे तो आपके 13 स्वर भी यहाँ पर हो गए। लेकिन जब परीक्षा में पूछा जाए कि स्वर कितने हैं तो आपको कितना लिखना है? स्वर 9 होते हैं। और स्वर 9 कौन कौन से होते हैं? आ से लेकर व्यंजनों के बारे में पढ़ रहे थे, स्वर और व्यंजनों के बारे में। माहेश्वरी सूत्र के द्वारा हमने देखे कि 4 सूत्र स्वर विधायक होते हैं और 10 सूत्र जो है वो व्यंजन विधायक होते हैं। सूत्रों के बारे में हम जान रहे थे कि स्वर और व्यंजन को, स्वर जो हैं वो हमारे 9 होते हैं। आई उन से लेकर के रे, ऋग, ए, ओम, ऐ, औच तक। उसके बाद में जो हयवरट से लेकर के हल तक के जो 10 सूत्र हैं उनसे हमारे व्यंजनों का निर्माण होता है। तो आज हम उन व्यंजनों के बारे में ही बात कर रहे हैं। जो व्यंजन है वो व्यंजन हमारे इस प्रकार से है कि व्यंजनों को 3 भागों से बांटा गया है। पहले स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो है इसमें आपके 5 वर्ग आते हैं। इनको बोलते हैं 5 वर्ग जो हैं वो आपके स्पर्श व्यंजन में आते हैं। 5 वर्ग अर्थात क से लेकर के म तक के वर्ण। जो आपका क है, क से लेकर के म तक के जो वर्ण होते हैं 5 वर्ग। 5 वर्गों को आप जान सकते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। क वर्ग में 5 वर्ण होंगे, क, ख, ग, घ, ग। च वर्ग में भी 5 वर्ण होंगे, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में भी 5 वर्ण होंगे, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में भी 5 वर्ण होंगे, त, थ, द, ध, न। और वैसे ही अंतिम प वर्ग में 5 वर्ण होंगे, प, फ, ब, भ और अंत में म। तो आपके क से लेकर के म तक के जो वर्ण होंगे वो आपके स्पर्श व्यंजन होंगे। अब स्पर्श व्यंजन कितने होंगे? तो वो है 25। क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक के 5 वर्ग हैं और 5 वर्ग, पांचों ही वर्गों में 5-5 वर्ण हैं। तो उस प्रकार से यहाँ पर हो जाएंगे आपके 25 वर्ण क से लेकर के म तक के। इनको लघु रूप में इनको कु, चु, टू, तु, पु भी बोलते हैं। जो आपके क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प
इनको लघु रूप से कु, चु, टू, तू और कु के नाम से भी जानते हैं। तो इसे भी आप लिख सकते हैं कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 5 वर्ग हैं और 5 वर्गों के जो वर्ण हैं वो क से लेकर के म तक के वर्ण आते हैं और इन वर्गों को छोटे नाम से, शॉर्टकट नाम से बुलाते हैं टू, चू, टू, तू, कु नाम से। 25 वर्ण ये होते हैं। इसके बाद में आते हैं आपके अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण जो हैं आपके 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? य, ब, र, ल, य, र, ब, ल, ये 4 वर्ण जो हैं आपके, इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद में आपके आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में क्या है आपके? स, श, स, स, ह, ये 4 आपके ऊष्म व्यंजन के रूप में ये 4 आपके आते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके सामने यहाँ पर स का उच्चारण ध्वनि में 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। जो कि आपका स का उच्चारण करेंगे वो आपके यहाँ पर 3 शब्द हैं, 3 हैं। एक आपका यश, एक और इन तीनों सकार के नाम हैं। ये जो सकार है इन तीनों के नाम हैं। इसे कहते हैं तालव्य सकार, इसे कहते हैं मूर्धन्य सकार और इसे कहते हैं दंतीय सकार। इसे आप लोग लिख सकते हैं कि 3 प्रकार के सकार होते हैं और इन 3 सकारों के नाम क्या है? श, श मतलब तालु से बोले जाने वाला, श, श मतलब मूर्धा से बोला जाने वाला और ये तीसरा स जो दंत से बोला जाने वाला। इस व्यंजनों के बाद जो आपका दूसरा विषय आएगा वो है आपके उच्चारण स्थान। उन उच्चारण स्थान में हम इन्हें अच्छे से समझ लेंगे। अभी केवल आप इनके नाम लिख लें और ये जान लें इन तीनों सकारों के नाम क्या हैं। पहले वाले का है तालव्य सकार, दूसरे वाले का है मूर्धन्य सकार और तीसरे का है दंतीय सकार। ये 3 स होते हैं और इन तीनों का उच्चारण भी अलग अलग तरीके से होता है। जो पहला तालव्य सकार है इसका आप लोग शिव, शंकर इस प्रकार से शब्द मिलते हैं। जो श है इसका आपने अगर पढ़ा होगा तो पुरुष, वर्षा आदि शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, उसमें ये शब्द आता है। और जो नीचे वाला स है ये जैसे कि हम सड़क बोलते हैं या स्कूल में आधा जो स आता है या स्वागतम में आधा स आता है, उस प्रकार से संबोधन में आता है, संबंधी में आता है, उस प्रकार से इस स का हम प्रयोग करते हैं। तो ये आपके 3 स होते हैं। अब अगर हम व्यंजनों की बात करें कि आपके व्यंजन, कुल व्यंजन कितने होंगे, तो आप कुल व्यंजन आप बता सकते हैं कितने हो सकते हैं। क्योंकि जैसे आपने स्वरों की गिनती के स्वर 9 होते हैं, वहां पर अगर हम व्यंजन की गिनती करेंगे तो 25 और 4 कितने हो जाएंगे? 29 और 29 और 4 कितने हो जाएंगे? 33। तो व्यंजन हमारे कुल कितने हो जाएंगे? 33 व्यंजन। देखिए आपके पहले स्वर की बात की, स्वर होते हैं आपके 9 और व्यंजन आपके होते हैं 33। लेकिन आप लोगों के मन में एक प्रश्न और आएगा कि हमने और भी व्यंजन देखे हैं, अब वो व्यंजन यहाँ पर नहीं दिख रहे आपको। जैसे कि आपने देखा क्षत्रिय में क्ष बनता है। अब इस व्यंजन को हमने यहाँ पर गिनती नहीं की और अगर इनकी गिनती करेंगे तो ये व्यंजन भी ज्यादा हो जाएंगे। क्ष, त्र और ज्ञ, ये 3 व्यंजन और है जिनकी गिनती यहाँ पर नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि ये तीनों ही संयुक्त व्यंजन है। जिस प्रकार से संयुक्त स्वर बताए थे उसी तरह से ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त का मतलब किसी 2 से या 3 से मिलकर के बना हुआ। तो देखिए यह जो क्ष बना हुआ है इसका गिनती जो है पहले ही इनमें हो चुकी है। कैसे? देखिए क्ष बनने के लिए हलंत क प्लस हलंत श प्लस अ, तब जाकर के बनेगा क्ष। आप लिख सकते हैं इसको
क्योंकि क्ष कैसे बनेगा, क श और अ से मिलकर के क्ष बनेगा। ऐसे यात्रा कैसे बनेगा, तो त में हलंत त, फिर हलंत र और अ, तो ये आपका बन जाएगा त्र। फिर का ज्ञ कैसे बनेगा, तो ज्ञ में क्या करना है आपको, ज या और आ ज्ञ, तो ये आपका इस प्रकार से ज्ञ बन जाएगा। तो ये आपके व्यंजन, लेकिन जो भी वर्ण मैंने यहाँ लिखे हैं क श त र या ज और य, इनकी गिनती अगर आप देखेंगे तो पहले ही हो चुकी है 33 व्यंजनों में, इसलिए हमने इनको और नहीं गिना, दोबारा हमने इनकी गिनती नहीं की क्योंकि इनकी गिनती हम पहले ही कर चुके हैं, इसलिए हमने इनको दोबारा नहीं गिना, इससे गिनती और बढ़ जाती। तो हमने 33 व्यंजन माने। अब का अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो प्रथम वर्ग है क वर्ग, उस क वर्ग में क्या क्या नाम आता है, श मैंने भी आपको बताया उसमें स आता है उस ऊष्म व्यंजन में। उसी प्रकार से त जो है वो आपके त वर्ग में आता है, र जो आपके अंतस्थ में आ रहा है, और ज आपके जो का च वर्ग है उसमें आता है, और यह भी आपके च वर्ग में आता है। और तीनों जगह जो अ का नाम आया है, यह अ भी आपका जो है जितने भी स्वर आते हैं उन स्वर में पहला स्वर जो है या सबसे छोटा स्वर के हैं वो कौन सा है, अ आता है। तो इसलिए इनकी गिनती हम पहले ही कर चुके हैं, इसलिए हमने दोबारा इनको नहीं गिना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये बनते कैसे हैं। अब आपको एक छोटी सी चीज और बता रहा हूं, जिसमें हम लोग कहते हैं कि किसी भी प्रकार के वर्णों का निर्माण करना जो है, वर्ण विच्छेद किस प्रकार से किया जाता है। देखिए कोई सा भी नाम आप लिखते हैं, जैसे मान लीजिए राम, ये एक नाम है। प्रश्न मान लीजिए आपके आया कि वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद का मतलब जैसे संधि विच्छेद नाम आपने सुना होगा, वैसे होता है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में क्या होगा, जैसे संधि में दो शब्दों को तोड़ते हैं, वर्णों में इन वर्णों को अलग अलग करना है। कैसे करना है, राम में आपको जैसे बचपन में हम पढ़ते थे या छोटे बहन भाई को पढ़ते हुए देखना, वो जब बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, र में आ की मात्रा आ और म में अ, राम, ऐसा बोलेंगे। तो वो उस वर्णों को तोड़ तोड़ कर बोलते हैं। तो वर्ण विच्छेद का मतलब क्या है, र प्लस आ प्लस म प्लस अ, ये हो गया आपका राम। ये क्या शब्द बना आपका, राम शब्द बना। आपको क्या करना है, स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करना है, बीच में ये प्लस का चिन्ह लगाना है। तो इससे क्या आपको पता चलेगा कि कौन सा स्वर है और कौन सा व्यंजन है। स्वर और व्यंजन आप पढ़ चुके हैं, तो आपका जो गृह कार्य वो भी यही है कि आपको इस प्रकार से शब्दों का निर्माण करना है कि इसमें कुछ शब्द लिखना है और उन शब्दों में से स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करना है। जितने भी व्यंजन होंगे उनको जब आप तोड़ेंगे, अलग करेंगे, तो उनके नीचे ये हलंत का निशान जरूर आना चाहिए। और जितने भी स्वर होंगे उनके अंदर हलंत का निशान नहीं आएगा, क्योंकि स्वर अपने आप में पहले ही छोटे होते हैं। और जितने भी व्यंजन हैं वो बिना स्वर के क्या होंगे, अधूरे होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने नाम लिखा यहाँ पर नारायण। अब नारायण शब्द का हम करेंगे तो क्या होगा, न प्लस आ प्लस र, फिर आ प्लस य प्लस अ प्लस ण प्लस अ, ये क्या बन गया आपका नारायण। तो इस प्रकार से आपको वर्णों को तोड़ना आना चाहिए। किस प्रकार से वर्णों का विच्छेद करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वर्ण विच्छेद। क्या है ये, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद करना आपको आना चाहिए कि कोई सा भी अगर शब्द लिखा हुआ है तो शब्द को कैसे तोड़ेंगे। शब्द को तोड़ना जो है उसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद अर्थात स्वर व्यंजनों को अलग अलग करना। अब जैसे मान लीजिए कोई ऐसा नाम आ जाए जिसमें छोटा शब्द बीच में आ जाए, अर्थात हलंत बीच में आ जाए, जैसे कि सत्य, सत्य लिखा हुआ है। अब इसमें कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें स प्लस अ
आपने यहाँ देखा कि स में कोई मात्रा नहीं लगी, जिसमें कोई मात्रा नहीं होगी उसमें क्या होगा, अ होगा। जैसे कि अ में कोई मात्रा नहीं दिख रही लेकिन हमने लगाया अ, क्योंकि कोई सा भी स्वर जो है पूरा किससे होगा, व्यंजन जो है पूरा किससे होगा, स्वर के द्वारा ही पूरा होगा। तो यहाँ सत्य में स प्लस अ प्लस त। अब त के अंदर देखिए कोई सा भी स्वर नहीं है, स्वर होता तो त यहाँ पर पूरा होता, जब कोई स्वर नहीं है तो यहाँ पर त प्लस आगे वाला कौन सा व्यंजन है, य प्लस अ। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि किसी में स्वर है या किसी में नहीं। जब स्वर नहीं होगा तो उसके आगे वाला वर्ण जो है उसको दबा करके बोलना पड़ेगा। जैसे कि सत्य, सत्य बोलेंगे तो य पे जोर आएगा, और इसी प्रकार से किसी भी स्वागतम, स्वागतम में स्वा, वा पे ज्यादा जोर आएगा, क्योंकि जो वर्ण हलंत होगा उसके आगे वाले वर्ण पर ज्यादा जोर आएगा। तो आप लोग अपना होमवर्क जो है गृह कार्य वो लिख लेना कि आपको इस प्रकार से नामों को क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। अब आपको नाम याद नहीं रहेंगे किस किस नामों का करूं, तो आप इतना कीजिए कि आपके परिवार में 5 नाम हैं या 10 नाम हैं या आपके मित्रों के नाम, जो भी आपको सरल नाम लगे वैसे 10 नाम आप लिखिए और उन 10 नामों का इस प्रकार से करके कल लाइए। ये आपका होमवर्क है। अगर आप ये करके लाएंगे तो फिर इसमें और चीजें बताऊंगा, और ऐसे सारे शब्द बताऊंगा जिनका वर्ण विच्छेद कैसा होगा। अगर आप करेंगे तो सीखेंगे, कल से नहीं करके लाएंगे तो मैं आगे भी नहीं बता पाऊंगा। तो आज इतना ही, आज समझे वर्ण विच्छेद के बारे में, कल आप लोग वर्ण विच्छेद का गृह कार्य करके लाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। के औ तक के 9 स्वर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ह्रस्व स्वर कितने होते हैं तो ह्रस्व स्वर 5 होते हैं। आपसे पूछा जाए दीर्घ स्वर कितने होते हैं तो 4 होते हैं। पूछा जाए कि संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं तो ये 4।